हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 6 मई 2020 है। जैसा कि हम पूर्व की कक्षाओं में करते हैं कि सबसे पहले क्लास की शुरुआत आज के इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु है सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म आज ही की तारीख 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है। दोस्तों, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है एफिल टावर। एफिल टावर के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। यह फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। पेरिस के सीन नदी के पास ही इस टावर का निर्माण किया गया है। दोस्तों, एफिल टावर आज ही की तारीख 6 मई 1889 को आम लोगों के लिए खोला गया था। दोस्तों, प्रतिवर्ष एफिल टावर को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं और यह विश्व के लोगों के लिए एक कौतूहल का केंद्र बना होता है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है आगा खां पैलेस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई सारे सेनानी हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी सन 1944 में 1944 में आज ही की तारीख 6 मई को आगा खां पैलेस जो पुणे में स्थित है, यहां से महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। दोस्तों, आज का हमारा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है ओलंपिक खेल। दोस्तों, ओलंपिक खेल की शुरुआत आज ही की तारीख 6 मई 1896 को हुई थी। इस ओलंपिक खेल को हम आधुनिक ओलंपिक खेल भी कहते हैं। 6 मई 1896 इसकी शुरुआत यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेल को खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। दुनिया का हर खिलाड़ी यह चाहता है कि वह कभी न कभी ओलंपिक खेल खेले। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे। आज ही की तारीख 6 मई 1861 को मोतीलाल जी का जन्म हुआ था। एक मशहूर अधिवक्ता भी थे। हमारा आज के इतिहास का अंतिम बिंदु है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक पूर्वी राज्य है। सिक्किम 6 मई 2004 को आज ही की तारीख को हमारे पड़ोसी देश चीन ने सिक्किम को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने को तैयार हुआ था। दोस्तों, आज के इतिहास के समापन के बाद हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स का टॉपिक है अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों, आप इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि पूर्व के जितने भी एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं पीएससी का अध्यक्ष पूछा जाता है, क्योंकि यह संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद है। इनका संबंध लोकसभा से है और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी है। वो अलग बात है दोस्तों कि इस लोकसभा में भी कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, परंतु सबसे बड़ी पार्टी के आधार पर कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी को ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है। परंतु आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसको हम लोग पीएससी भी कहते हैं। पीएससी, जिसे इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी या हिंदी में लोक लेखा समिति कहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष
अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है, अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। दोस्तों हम थोड़ी चर्चा यह कर दें, लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है और इस समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष का नेता होता है। यह समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट को भी देखने का अधिकार रखती है। अगला हमारा दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार आपस में झगड़े चल रहे हैं। विपक्ष की चाहत है कि इस प्रोजेक्ट को ना स्टार्ट किया जाए, परंतु सत्ता पक्ष इसे स्टार्ट करना चाहता है। आखिर क्या है इस प्रोजेक्ट में दोस्तों, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे देश में जो लोकसभा है, लोकसभा का हाउस, राज्यसभा हाउस बाय नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फिर से एक नए सिरे से उसका निर्माण किया जाना है। इस कार्य के लिए 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत लगने वाली है, जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जब हम लोग एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उस समय इस तरह के प्रोजेक्ट को रोक देना ही मुनासिब होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर के कई जनहित याचिकाएं भी पड़ चुकी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर कोई रोक लगाने की बात नहीं कही है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नया लोकसभा भवन का निर्माण, नया केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, ये सभी के सभी दिल्ली में एक खास विशेष जगह पे होंगे, जिससे देश का भविष्य और आगे बढ़ेगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है के.एस. निसार अहमद। दोस्तों यह एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है और इनकी लेखनी कन्नड़ भाषा में रही है। कर्नाटक का प्रसिद्ध साहित्य का पुरस्कार पंपा पुरस्कार भी के.एस. निसार अहमद को प्राप्त हो चुका है। इसलिए दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण शख्सियत है और आपको इस पर ध्यान रखना होगा। इनका निधन मई 2020 में हुआ है। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है संदीप कुमारी। दोस्तों संदीप कुमारी का संबंध डिस्कस थ्रो से है, डिस्कस थ्रो खेल से है। ध्यान देंगे, इन पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाडा ने इनके खेलने पर अगले 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों थोड़ी चर्चा हम वाडा पर कर दे। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। दोस्तों वाडा का मुख्य कार्य यह होता है कि जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेते हैं, उनकी खेलों से पूर्व जांच की जाती है कि कहीं उसने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो न किया है। दोस्तों वाडा की जांच में संदीप कुमारी पॉजिटिव पाई गई है और इनके अगले 4 साल के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण 5वां टॉपिक है विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा एक बीमारी है दोस्तों, और यह सांस से संबंधित बीमारी है, फेफड़ों से को समस्या होती है। विश्व अस्थमा दिवस इस बार 5 मई को मनाया गया। दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और यह बीमारी दुनिया के हर देशों में पाया जाता है। दोस्तों आज का हमारा 6वां महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है #हम हार नहीं मानेंगे। दोस्तों यह प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत है।
लिखा हुआ गीत है। इस गीत को इसमें संगीत दिया है मशहूर सिंगर ए आर रहमान ने। दोस्तों, अपने देश के एक महत्वपूर्ण बैंक HDFC ने कोविड-19 से लड़ाई में लोगों के मोराल को बढ़ाने के लिए, लोगों में उत्साह वर्धन के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसका लगभग भारत के सभी राज्यों में खुल करके लोग हाथों हाथ इसे ले रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, AR रहमान बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज का हमारा 7वां महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है चकमा एवं हाजोंग। दोस्तों, पूर्व में ये शरणार्थी थे भारत में रहने वाले, परंतु भारत सरकार ने इन चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी है। चकमा का संबंध बौद्ध धर्म से है, जबकि हाजोंग का संबंध हिंदू धर्म से है। दोस्तों, आज हम इसे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो अपने राज्य के जो नागरिक रह रहे हैं उन्हें हर तरह की रिलीफ दी जा रही थी, परंतु उस रिलीफ में चकमा और हाजोंग को शामिल नहीं किया गया था। उसको लेकर के भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इन्हें भी शामिल करें। ध्यान देंगे दोस्तों, चकमा और हाजोंग भारत के पूर्वी हिस्से बांग्लादेश से संबंधित है। पूर्वी हिस्सा जो बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में यह देश बांग्लादेश बना और वहीं से इन शरणार्थियों का भारत आना जाना रहा और भारत सरकार ने अब इन्हें भारत की नागरिकता दे दी है। दोस्तों, आज का हमारा 8वां महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है नॉन अलाइड मूवमेंट, या शॉर्ट में इसे नैम भी कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, नैम का अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। नैम का इस बार सम्मेलन की अध्यक्षता अजरबैजान देश कर रहा था। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा हम नैम के बारे में कर ले। ध्यान दें दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा USA के साथ और दूसरा हिस्सा सोवियत संघ के साथ। USA के साथ ऐसे देश शामिल थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाले थे, जबकि सोवियत संघ के साथ साम्यवादी विचारधारा के देश थे। परंतु हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसा नहीं किया। ना वो अमेरिका के साथ हुए और ना ही वो सोवियत संघ के साथ हुए। उन्होंने एक नई विचारधारा को लेकर के दुनिया में मुहिम छेड़ी और उसकी शुरुआत हुई। नैम की शुरुआत करने में नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, आज यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो नैम ही है। इसमें वर्तमान में 120 सदस्य राष्ट्र हैं। ध्यान दें दोस्तों, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई सारे देश इसमें शामिल हैं। 17 देश नैम में ऑब्जर्वर की हैसियत से कार्य करते हैं। परंतु समय के साथ साथ धीरे धीरे इस तरह की विचारधारा अब कमजोर पड़ती जा रही है और पूंजीवाद पूरी दुनिया को जकड़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। तीनों लोगों का संबंध पत्रकारिता से है। इन तीनों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस पुरस्कार की देखरेख करती है। इस बार भारत के इन तीनों पत्रकारों को कश्मीर के मामले के अच्छे
फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी सेशन में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आगे के आने वाले एग्जाम के लिए, इस पे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। दोस्तों आज का हमारा अंतिम टॉपिक है एम जयश्री व्यास। ध्यान दें दोस्तों, हमारे देश में बीएससी, जिसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कोई महिला स्वतंत्र निदेशक बनी है, उनका नाम है एम जयश्री व्यास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इस स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमें आपके कमेंट की काफी चाह होती है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें कुछ नया करने की व्यवस्था होती है। दोस्तों आपके कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं और उस कमेंट पे हम काम भी कर रहे हैं कि ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सके और आपका ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। नमस्कार दोस्तों।